आजकल बायोशाला की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, नीट का बायो का सेक्शन डायरेक्ट बायोशाला.com पर ही मिलेगा। हाँ, दूसरा बुकशाला, सिनेमा, घुमंतु। तो आजकल जो बायोशाला की वेबसाइट है कुछ ऐसी हो गई है। तो इसके अंदर में जो बुकशाला वाला पोर्शन है, आप इसमें आ जाइएगा। बुकशाला वाला पोर्शन वो पोर्शन है जिसके अंदर वो किताबें रखी हुई हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं और जिसको लेकर के आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम रोज़ाना डिस्कशन करते ही रहेंगे। तो ये वो किताबें हैं जो हम आज नहीं तो कल डिस्कस करते चले जाएंगे। आज जिस किताब का हम ज़िक्र और डिस्कशन करने वाले हैं, बिल ब्राइसन की ये वाली किताब है, शॉर्ट हिस्ट्री। हाँ, तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी है। तो आज का जो पहला सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि आखिर ये बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों है कि हमें कभी भी अपने जैसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड के अंदर में नहीं मिलेगी। अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि भैया स्टैटिस्टिकली ये बात पॉसिबल है, और जो कि है स्टैटिस्टिकली ये बात पॉसिबल, और उस स्टैटिस्टिक्स को भी माने अगर, तो इस किताब के अंदर में दिया हुआ है कि भाई अगर स्टैटिस्टिकली भी हम 1 in million ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन को भी अगर कंसिडर कर लें तो एवरेज डिस्टेंस दो सिविलाइजेशन के बीच में कम से कम नहीं तो 200 लाइट ईयर का होगा। तो एक पहला लेवल तो यही कि भैया 200 लाइट ईयर तो हम क्या ही ट्रैवल करेंगे, तो मिलना तो बहुत दूर की बात है। एक जो इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो आपने नहीं सुनी होगी, और वो समझने के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आपने कम से कम नहीं तो 11th और 12th की बायोलॉजी तो पढ़ी हो, वरना ये एक्सप्लेनेशन समझ में आने वाली है नहीं। लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है कि मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आएगा अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो। वैसे समझ में तो आ ही जाएगी अगर आप 11th-12th पढ़े हुए हैं आसानी के साथ। तो पहला सवाल, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और सवाल जो आपका दिमाग फाड़ने के लिए काफ़ी होना चाहिए, वो क्या है? वो ये कि आप ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पहले आए थे इस दुनिया के अंदर में, ब्रह्मांड के अंदर में। उनके पास ज़्यादा टाइम था इस धरती पर बिताने के लिए एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वो बाद में आए थे। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी से बदलकर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे, जबकि जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में नहीं देखने को मिलता। मतलब आप यूँ नहीं कह सकते कि वो जो जानवर जा रहा है वो जानवर पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है। जितने भी जानवर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो आप एडवांस्ड जिनको बोलते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल के बनेंगे। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास ज़्यादा समय था इस धरती पे बिताने के लिए वो मल्टी सेल्युलरिटी एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं बनिस्पत के जो, हाँ मतलब कुछ लोगों से पूछोगे तो वो तुमको टालने की कोशिश करेंगे बायोफिल्म और ये सब बता करके कि भैया क्वारम सेंसिंग बायोफिल्म जैसी चीज़ें भी होती हैं। अरे क्या करें उसका, वो तो इतनी ज़्यादा मीनियल है, इतना ज़्यादा निचले स्तर की बात है कि बस एक सेल्स का गुच्छा है। वो बायोफिल्म जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल का गुच्छा है और कुछ नहीं है। वो कभी भी बदल करके उसके अंदर में टिश्यू, उसके अंदर में ऑर्गन, उसके अंदर में ऐसी चीज़ें बनी हो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि भैया देखो ऐसा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मल्टी सेल्युलैरिटी नहीं शो करते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही मल्टी सेल्युलैरिटी शो करते हैं। एक और बात घुसेड़ो इसके अंदर में कि भैया जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो बने किससे हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। एंडोसिम्बायोटिक थे, नहीं पढ़ा है पढ़ लेना। तो हुआ यूँ था एक बार कि एक ब्लू ग्रीन एल्गे था, एक बड़ी सेल थी, तो एक छोटी सेल उसके अंदर में घुस गई, और जब घुस गई तो अक्सर सेल एक दूसरे को इसी तरीके से खा के ख़त्म करते हैं ना। मेरे ब्लड के अंदर में मेरी WBC कोई बैक्टीरिया जब आता है उसे तो खा जाती है, एनगल्फ कर जाती है, और एनगल्फ करने के बाद क्या होता है कि उसका डाइजेशन हो जाता है। लेकिन एक बार, और ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केवल और केवल एक बार ऐसा हुआ कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे था उसने जब किसी दूसरी सेल को खाया तो उसने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, और दोनों के दोनों साथ मिलकर के रहने लगे। और वो जो सेल इस ब्लू ग्रीन सेल के अंदर था उसको आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा ये काम जब दूसरी बार हुआ तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और इसीलिए हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों के दोनों कभी एक ज़माने के अंदर में क्या हुआ करते थे? बैक्टीरिया हुआ करते थे।
यही रही हमारी किसकी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब यहाँ हमने एक खाका तैयार कर लिया है कि किस तरीके से कि हाँ प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल आई है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सकती है, प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं पा रही है। और ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाला जो इवेंट हुआ था ये दुनिया में एक ही बार हुआ है। मतलब कि पिछले 2.5 मिलियन ईयर के दौरान, कितने 2.5 मिलियन ईयर के दौरान धरती जैसा ग्रह जहाँ पर सारी तरीके से सुविधाएं मौजूद हैं लाइफ के फ्लरिश करने के लिए, वहाँ पर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना नहीं पाई हैं। और ये जो काम हुआ था जिससे कि पूरा का पूरा यूकैरियोटिक सेल बना, और यूकैरियोटिक सेल से आज तक के जितने ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सारे के सारे वहाँ एक शुरुआती सेल पे आप उस चीज़ को लेकर के जा सकते हैं। मतलब अगर धरती है, धरती पे ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मान लीजिए कि एक जगह थी इंडिया जहाँ पर मान लीजिए वहाँ पे ओशियन रहा होगा उस समय पर, तो इंडिया जहाँ पर जगह है वहाँ पे एक ओशियन है, वहाँ पर एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी चल रही है, या फिर एक जो अमेरिका है वहाँ पर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी चल रही है। नहीं, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हुआ है इतिहास के अंदर में। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का बनना 2.5-3 मिलियन ईयर के अंदर के अंतराल में केवल एक बार हुआ है, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना मान लीजिए कि अगर आपको आसपास के किसी गैलेक्सी किसी ग्रह के अंदर में लाइफ मिल भी जाती है तो उसके मिलने की संभावना केवल और केवल प्रोकैरियोटिक होने तक ही सीमित है। और ये बात बहुत आसानी से हो जाएगी अगर हमें, जितना हम सोचते थे कि दूसरे ग्रह पे पानी नहीं मिल रहा है, पानी भर भर के मिल रहा है, चांद पे पानी मिल गया है तो पानी तो मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें दूसरे ग्रह पर अगर ऑर्गेनिज्म कोई मिलता भी है तो उसके मल्टी सेलुलर होने की संभावना बड़ी मुश्किल है। वो केवल और केवल यूनिसेलुलर ही हो सकता है, क्योंकि ये काम अगर धरती पे नहीं हो पा रहा है तो किसी और ग्रह पर तो क्या ही होगा। तो ये था पहला डिस्कशन का टॉपिक। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे आइडिया पे चलते हैं कि दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि चार्ल्स डार्विन जो हैं वो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था उन्होंने। हाँ, क्योंकि देखिए डार्विन को हीरो बना दिया जाता है और जो हमारे दूसरे हैं लमार्क भाई साहब हैं उनको विलेन बना दिया जाता है, और दोनों को सामने रख कर के ऐसे लड़ाया जाता है कि देखिए जो डार्विन भाई साहब हैं उन्होंने दिया था ये वाली थ्योरी। कौन सी वाली थ्योरी? इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो वाली। मतलब कि इवोल्यूशन, अभी मतलब यहीं से बात क्लियर हो गई ना आपको कि जो लमार्क हैं वो डार्विन से बहुत पुराने हैं। और अगर लमार्क साहब डार्विन से बहुत पुराने हैं और वो भी क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि इवोल्यूशन कैसे होता है, तो इवोल्यूशन होता है ये लोग मानते थे। उनसे पुराने लोग हैं, उनके जब मतलब बच्चे भी नहीं थे डार्विन तब तक लमार्क ने अपनी किताब में लिख दी थी, इतने पुराने हैं लमार्क। तो लमार्क वगैरह तो हम ये सब लोग जानते थे कि हाँ इवोल्यूशन तो हो रहा है भाई, ये तो हो रहा है, इवोल्यूशन तो हो रहा है। क्योंकि ये बात का जो आइडिया है लोगों को कहाँ से आया, लोग देखिए 10,000 साल पहले से हम खेती कर रहे हैं, 10,000 साल से हम ये जानते हैं कि जीवों को अपनी मर्जी के अनुसार बदलवाया जा सकता है। कैसे? कि जैसे हमने भेड़िए से जो है धीरे धीरे कुत्ता बनवा लिया, जिस तरीके से हमने गेहूं की अलग अलग प्रजाति, हमने केला, हमने अलग अलग तरीके के जितने भी खाने के अपने व्यंजन हैं, ग्रेन्स हैं, उनको हमने बनवाया है। वो जिस तरीके के आज आपको नज़र आते हैं उस तरीके के असल में 10,000 साल पहले थे नहीं। तो लोगों को इतना तो पता था कि हाँ यार जीव बदल सकते हैं, जीव बदलते हैं। अब वो नेचर के अंदर में भी बदल रहे होंगे, जायज़ सी बात है। तो नेचर के अंदर में जो बदलाव हो रहा है वो इस बात को लोग मानते थे, और इसी ही चीज़ को लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश, एक्सप्लेनेशन इसकी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर में लमार्क भाई साहब ने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी। अब ये बात और है कि आज की तारीख में नियो लेमार्किज्म नाम की चिड़िया मौजूद है, और जो आपको लगता है कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़, कोई ट्रेट वगैरह एक्वायर किया है तो वो आप अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, क्योंकि लेमार्क भाई साहब यही तो बोलते हैं कि भाई जो जिराफ है वो अपनी गर्दन, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के, अपनी गर्दन उचका करके जिराफ जो है पेड़ को खाने की कोशिश करता है, और जब वो अपनी गर्दन का इस्तेमाल करता है तो वही यूज़ और डिसयूज़ की थ्योरी बनता है। और जब अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे के अंदर में क्या होगा, आपके बच्चे के अंदर में उसकी बढ़ोतरी होगी, वो ट्रेड जो है अगली जनरेशन में जाएंगे। जिस बात को नकारा, जिस बात को डिस्प्रूव किया हमारे किसने, मेंडल भाई साहब ने। लेकिन आज की तारीख में हम जानते हैं कि कई ऐसे ट्रेड्स हैं
जो अगर आप अपने अभी मतलब 1-2 जनरेशन के अंदर में तुरंत की तुरंत आप पास कर सकते हैं। इसका सबसे दिमाग ख़राब करने वाला एग्ज़ाम्पल ये है, चूहों के अंदर में बहुत अच्छे से प्रूव्ड है, इंसानों के अंदर में भी प्रूव्ड है कि किस तरीके से कि अगर आपके दादा 9 से 11-12 की उम्र के बीच में अगर उन्हें खाना कम दिया जाए, अगर वो ऐसे स्टार्विंग कंडीशन में थे, फेमाइन की कंडीशन में थे, भुखमरी थी वहाँ ऐसी जगह पर अगर मौजूद थे, तो जो पोता है उस पोते के अंदर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इस तरीके की चीज़ों की होने की जो संभावना है बहुत कम होती है। और ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। और कि किस तरीके से जो मदर इंस्टिंक्ट है, अब ये जो काम हो रहा है वो एपिजेनेटिक्स के थ्रू हो रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो हमारे लेमार्क साहब हैं उन्हें ये सब चीज़ें पता थी, देखो उनको तो पहले से पता था, नहीं। और ये आप देखेंगे हमारे हमारे जो लोग अंधे तरीके से हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको जब फॉलो करते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि एक चीज़ मानते थे कि भई एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन पे लोगों का कंसेंसस था कि दुनिया के जो सभी लोग हैं वो एक एक्सप्लेनेशन को मानते थे। लेकिन फिर वक्त बदला तो वो दूसरी एक्सप्लेनेशन जो है वो लोग मानने लगे। और वो एक्सप्लेनेशन जैसे एग्जांपल से समझना ज़्यादा आसान है कि मान लीजिए कि हमारी दादी जो है वो बोलती है कि भैया अगर दाल में नमक हो जाए ज़्यादा तो जो है नमक छोड़ो कि दाल को अगर टेस्टी बनाना है तो उसमें नींबू डालना चाहिए। तो अगर आपने दाल में नींबू डाल दिया तो बढ़िया हो जाता है। अब ये बात आज की तारीख में हम जानते हैं कि भाई क्या है कि जो हमारे टेस्ट बड्स हैं और जो ज़्यादातर हम खाना खाते हैं उसका पीएच जो है वो थोड़ा-सा एसिडिक की साइड रहना चाहिए। और अगर एसिडिक की साइड रहता है तो हम उस व्यंजन को ज़्यादा एन्जॉय कर पाते हैं, क्योंकि हमारे सोडियम के रिसेप्टर, हमारे H+ आयन एसिड के रिसेप्टर सारे जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वो आपको ज़्यादा अच्छी सेंसेशन देते हैं, बड़ा अच्छा प्यारा सा आपको टेस्ट मिलता है उस चीज़ का। तो जो नींबू निचोड़ना है वो आपकी दाल को अच्छा बनाता है, मतलब कि आपकी थोड़ा-सा एसिडिक लेकर के जाएगा और एसिडिक खाना ही हमें कंपैरेटिवली थोड़ा-सा एसिडिक की साइड जो है वो ज़्यादातर पसंद आता है। अब क्या ये बात दादी को मालूम थी? नहीं। लेकिन हाँ, कैसे क्या हुआ होगा कि किसी ने नींबू डाला होगा, किसी ने नमक थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया होगा, किसी ने कोई कड़ी पत्ता डाला होगा, किसी ने कुछ डाला होगा, किसी ने कुछ डाला होगा, किसी ने मिर्ची डाली होगी। लेकिन जो लोगों ने जब ये चीज़ें डाल के देखी होंगी कि किसी ने लौंग ज़्यादा डाल दी होगी, किसी ने कड़ी पत्ता, तो जो कड़वा हो गया होगा तो वो चीज़ें रुकती चली गई, बंद होती चली गई। और जो रैंडमली एक चीज़ जो स्वाद जिसका सही लगा वो चीज़ सिलेक्ट हो गई। तो नेचुरल सिलेक्शन केवल और केवल ये नहीं बताता है कि इवोल्यूशन के अंदर में ऑर्गेनिज़्म किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं, नई स्पीशीज़ किस तरीके से बनती है। वो ये भी बताता है कि आपके खाने में आपको क्या पसंद है, वो इवोल्यूशन के तरीके से ही आ रहा है। किस देश में किस तरीके की वैल्यू होंगी, किस तरीके की मानसिकताएँ होंगी, वो भी आपका इवोल्यूशन का जो क्राइटेरिया है, इवोल्यूशन का जो प्रोसेस डार्विन भाई साहब ने जो हमें बताया उसी से आ रहा है। तो और इसी को रिचर्ड डॉकिन ने अपनी जो किताब है, डिस्कस करेंगे कभी, उसके अंदर मैं लिख कर के बताया था कि मीम जो शब्द आज आप इस्तेमाल करते हैं कि जो चीज़ फैल रही है, प्रोपेगेट कर रही है, वही तो आइडिया था कि किस तरीके से जीन अपने आप को फैलाए, प्रोपेगेट करे। तो मीम जो है, आइडियाज़ जो हैं वो इसी तरीके से प्रोपेगेट करते हैं। अलग-अलग तरीके के आइडियाज़ होते हैं, उसमें से एक आइडिया जो है वो फैल जाता है, वायरल हो जाता है। यूट्यूब एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हम ज़िक्र लेकर के आए थे कि डार्विन भाई साहब ने ये नहीं बताया था कि इवोल्यूशन क्या इवोल्यूशन होता है कि नहीं होता है। उन्होंने केवल और केवल इवोल्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो एक्सप्लेन किया था, वो सबसे बढ़िया एक्सप्लेन किया था डार्विन भाई साहब ने। और अकेले नहीं किया था, जो अल्फ्रेड रसल वॉलेस भाई साहब हैं उनके साथ में किया था। तो ये अभी आज के 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि ये जो किताबें हैं ये नॉन फिक्शन किताबें हैं, इसमें ये केवल और केवल ऐसे करके 5 किताबें पढ़िए आपके लिए बढ़िया रहेंगी, लेकिन ये वैसी नहीं किताबें तो नहीं है। तो इसके अंदर में आपको बैठ कर के थोड़ा चिंतन मनन करना पड़ेगा। आई होप कि आपने कुछ नई चीज़ें जानी हो। तो आज की जो रोज़ाना हम साइंस डोज़ लेते हैं, तो आज की साइंस डोज़ थोड़ी सी लंबी रहेगी और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हैं। और जो इसका और भी ज़्यादा एलैबोरेटेड वर्जन है वो आपका एप्लीकेशन पे आ जाएगा, तो एप्लीकेशन पे जा कर के भी आप देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अपने सवालों को, अपनी चीज़ों को भेजते रहें कमेंट सेक्शन में। जो भी मुनासिब होगा उन चीज़ों पर मैं ज़रूर डिस्कशन करेंगे हम अपने आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।